हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। आज हम लोग इस बीपीएससी सीरीज में एक ऐसे टॉपिक को टच कर रहे हैं जो बीपीएससी के लिए संभावित टॉपिक है, क्योंकि 69th बीपीएससी में जो बीपीएससी ने ऐसे पूछा है उसमें एक ऐसा पूछा है जिससे उसने हिंट दिया है कि वह हो सकता है फिलोसफिकल साइड में भी आगे पूछेगा। ओके, तो ऐसे में बिना फिलोसफिकल निबंध को जाने और एग्जाम में चला जाना बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता की बात नहीं कही जाएगी। तो इसी सीरीज में आइए कुछ हम लोग फिलोसफिकल निबंध भी देख लेंगे, जो विचार होते हैं और उन विचारों को कैसे लिखा जाए, तो वो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक है शांति का मार्ग शक्ति से होकर जाता है। वैसे तो ये टॉपिक आप लोग समझने में इसमें कोई कठिनाई है नहीं, लेकिन जब इसको निबंध लिखने की बारी आती है तो एक दो पेज लिखने के बाद कंटेंट खत्म हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग इसके डायमेंशंस को समझते हैं और मैं इतना निबंध आप लोगों का करवा दूंगा कि अगर सिर्फ निबंध मेरा देख लीजिएगा, आप डायमेंशन समझ लीजिएगा, तो बीपीएससी के एग्जाम में जो निबंध आएगा वह एक भी टॉपिक आपके समझ से बाहर का नहीं होगा। इतना तो मैं दावा कर ही सकता हूं। ठीक है, और ये तो मैंने यूपीएससी में भी दावा किया है, तो बीपीएससी में भी यह जरूर ही सार्थक होगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि शांति का मार्ग शक्ति से होकर जाता है। इंट्रोडक्शन में पैराग्राफ 1 में मेरे दिमाग में जो बात चली कि भारत जब आजाद हुआ उसके बाद भारत ने लगातार युद्ध लड़े, कभी विजयी हुआ अधिकांश युद्धों में, 1962 के चाइना युद्ध में हम पराजित भी हुए, लेकिन अचानक से भारत की युद्धों की ये जो श्रृंखला थी वह रुक गई और फिर भारत युद्ध नहीं लड़ रहा था। क्यों नहीं लड़ रहा था? वो अचानक वाला पॉइंट कौन सा था? तो वह था पोखरण परीक्षण। 1998 में हमने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया और उस परमाणु परीक्षण के बाद भारत न तो पाकिस्तान से और न ही फिर चीन से कोई आधिकारिक युद्ध लड़ा। इसका मतलब है कि पोखरण के परमाणु परीक्षण के बाद भारत आधिकारिक रूप से परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। इसके बाद चाहे वह पाकिस्तान हो या चीन हो, कूटनीतिक स्तर पर तो घेराबंदी करते रहे, लेकिन कभी उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध करने का साहस नहीं दिखाया। अब इसी बात को हम पैराग्राफ 1 में लिखेंगे। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, और इतना कहानी के रूप में उसको बनाने के बाद फिर उसको कनेक्ट करेंगे कि पोखरण के परमाणु परीक्षण ने भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाया और अंततः भारत की परमाणु शक्ति संपन्नता ने आसपास के हमारे विरोधियों को भारत के खिलाफ कदम उठाने से रोक दिया। अर्थात भारत की परमाणु शक्ति संपन्नता ने दक्षिण एशिया में शांति स्थापित कर दी। तो कह सकते हैं कि शांति का मार्ग शक्ति से होकर जाता है। ठीक है, एक कहानी मैंने सोच ली थी, आप लोग अपने तरीके से और भी कहानी सोच सकते हैं। इसके बाद एक इंट्रोडक्शन यह भी हो सकता है, जो ऐसे मैंने इसको बॉडी पार्ट में लिखा है। बॉडी पार्ट का पहला फ्रेमिंग मैंने किया है कि भगवान राम की समुद्र से प्रार्थना। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, रामधारी सिंह दिनकर की राम की शक्ति पूजा में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 3 दिन तक भगवान राम समुद्र से पार जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, मांग रहे थे, विनती कर रहे थे, लेकिन जड़मती समुद्र ने कोई रास्ता नहीं दिया। अंततः भगवान राम ने जब शक्ति का अनुसरण किया और धनुष बाण का अनुसंधान किया, तब समुद्र सामने प्रकट हो गया और फिर उसी ने पार जाने का मार्ग भी बता दिया। तो इससे फिर उसके बाद इतना लिखने के बाद कहेंगे कि इससे स्पष्ट होता है कि शांति का मार्ग शक्ति से होकर जाता है। और यही बात रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या
जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। अर्थात जब आपके पास शक्ति है तभी आप क्षमा कर सकते हैं, शक्तिहीनों को क्षमा शोभा नहीं देता। अर्थात शक्ति ही क्षमा और शांति का मार्ग है। उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करके अगले पैराग्राफ के एक कोटेशन मुझे याद आ गया। कहते हैं, मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है। यह कोटेशन याद आया मुझे। मैंने अब पैराग्राफ चेंज किया और फिर ब्रिटिश काल का इंसिडेंस मुझे याद आने लगा। ब्रिटिश काल में सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष, जिसमें अंग्रेजों ने, कुछ मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारत में बर्बरता की इंतहा कर दी और लगभग 5 करोड़ से अधिक लोग ब्रिटिश काल के 200 सालों के इतिहास में मात्र अकाल से मारे गए। उसके साथ साथ मानव इतिहास में सबसे अधिक बर्बर शासन अगर कहीं हुआ तो उसमें से एक शासन भारत में ब्रिटिश शासन भी रहता है, जिसमें छोटे बच्चे से लेकर के और वृद्ध और माताओं तक को फांसी दी गई और उनके शवों के साथ भी बर्बरता की गई। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या था? क्यों मुट्ठी भर अंग्रेज विशाल जनसंख्या वाला इस भारत भूभाग पर शासन करने में सफल रहे? क्योंकि भारत ने शक्ति की आराधना छोड़ दी थी। भारत ने नकारात्मक अहिंसा का आवरण ओढ़ लिया था और लगातार गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहने की एक परंपरा सी शुरू हो गई थी। और वह भारत जिसकी प्रेरणा स्रोत भगवान राम और भगवान कृष्ण, माता दुर्गा, भगवान शिव, ये सभी शक्ति के स्रोत हैं, उनसे प्रेरणा लेने के बजाय भारत निरर्थक और नकारात्मक अहिंसा की ओर बढ़ता चला गया। इसी नकारात्मकता का परिणाम था कि मात्र मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारत में शक्ति के केंद्र बिंदुओं को पराजित किया और भारत पर 200 सालों तक लगभग शासन किया। ब्रिटिश शक्ति का आधार उनके औद्योगिकरण में था। उन्होंने अपने शक्ति का विस्तार किया और फिर उसके बाद संपूर्ण विश्व में साम्राज्यवाद की स्थापना की। और भारत, जिसने रूढ़ियों और परंपराओं में जकड़ी हुई मानसिकता के साथ आपस में ही लड़ करके अपनी शक्ति को समाप्त कर दिया और अंततः सैकड़ों वर्षों तक पराधीन रहने के लिए बाध्य हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं पैराग्राफ चेंज करके रामचरितमानस में कि पराधीन सपने हो सुख नाही। दयानंद सरस्वती ने भी कहा है कि स्वराज व्यक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और जबकि बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन सभी महानुभावों से स्वराज की प्रेरणा लेना, शिवाजी के शौर्य से प्रेरणा लेना भारत भूल गया था। उसके बाद पैराग्राफ चेंज। फिर अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि भारतीय दर्शन में मनुष्य को उदार चरित वाला और संपूर्ण वसुधा को, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण वसुधा को अपना, संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार माना गया है।
परिवार में शक्ति की भूमिका सीमित होती है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना उदार चरित्र लोगों के लिए होती है, शठों और अत्याचारियों के लिए नहीं। चाणक्य ने भी राज्य के सप्तांग सिद्धांत में सेना को भी शामिल किया है, अर्थात चाणक्य मानते हैं कि शक्ति से ही शांति स्थापित होती है। अतः शक्तिशाली लोगों के लिए ही यह वसुधा परिवार हो सकती है। शक्ति संपन्नता वसुधा इस पूरे पृथ्वी को शांति की ओर ले जाएगी और शक्तिहीनता मनुष्य को पराधीन बना देगी। पैराग्राफ चेंज करके, महाभारत के अनुशासन पर्व में अहिंसा परमो धर्मः की संकल्पना है, अर्थात अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है और अहिंसा से ही मनुष्य और संपूर्ण चर चराचर की उपस्थिति, उनकी स्वाधीनता, उनके आदर्श और उनके जीवन में शांति संभव है। लेकिन इसी अनुशासन पर्व में उसी श्लोक के अगले भाग में कहा गया है कि धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात धर्म के लिए हिंसा जायज है। धर्म का तात्पर्य मानवता से है, अर्थात अगर मानवता के संकट में, मानवता के रास्ते में कोई संकट हो और उसका समाधान सिर्फ हिंसा से हो तो उस हिंसा को उचित कहा गया है। अर्थात शक्ति के माध्यम से ही, बल के माध्यम से ही अहिंसा भी स्थापित होती है। बल की संकल्पना, शक्ति की संकल्पना महाभारत के अनुशासन पर्व से भी सिद्ध होती है। पैराग्राफ चेंज, हाल के दौर में अगर हम इजराइल हमास युद्ध के बारे में देखें, हमास ने मात्र एक दिन अपनी बर्बरता दिखाई और बदले में शक्तिशाली इजराइल ने हमास के अस्तित्व को ही संकटमय बना दिया, चुनौतीपूर्ण बना दिया। इजराइल ने अपनी शक्ति के माध्यम से न सिर्फ आतंकियों को समाप्त किया बल्कि आसपास के देशों को भी हस्तक्षेप करने से रोक दिया। अंततः इजराइल ने एक तरफा युद्ध विजय सुनिश्चित कर ली। इस तरह शक्ति के माध्यम से ही इजराइल अरब क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाया, जबकि इसके विपरीत रूस यूक्रेन युद्ध में शक्ति असंतुलन के कारण ही, अर्थात शक्तिशाली रूस के भी सामने पूरे यूरोप की शक्ति संगठित हो गई। परिणाम स्वरूप दो महाशक्तियों का युद्ध हुआ जिसमें शक्ति का पलड़ा क्रमिक रूप से एक दूसरे पर भारी पड़ता रहा और युद्ध की बारंबारता खिंचती चली गई। यहां शक्ति का असंतुलन युद्ध के परिणाम को दीर्घकालिक बनाने के लिए जिम्मेदार हुआ। अतः कह सकते हैं कि शांति स्थापना के लिए शक्ति का होना अति महत्वपूर्ण है। साथ ही यह भी कह सकते हैं
कि शक्ति का संतुलन होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शक्ति का होना। पैराग्राफ चेंज। महिला सशक्तिकरण आज के विश्व की सर्वाधिक चर्चित मुद्दे में से एक है। आज भी महिला 21वीं सदी में पुरुषों के बराबर कदम से कदम मिला करके चलने में पूर्णतः समर्थ नहीं है, चाहे वह राजनीतिक पृष्ठभूमि हो, आर्थिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य हो, या फिर विज्ञान तकनीकी और जीवन का अन्य क्षेत्र हो। महिलाओं को अभी भी पुरुषों के बराबर पद प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में एनसीआरबी का डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा भी यही बताता है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध की गंभीरता और गहनता दोनों में वृद्धि हुई है। क्या कारण है महिलाएं आज भी प्रताड़ित हैं और अपनी समानता प्राप्त करने के लिए संघर्षरत है? तो इसका उत्तर एक मात्र शब्द में दिया जा सकता है, शक्ति का अभाव। क्योंकि अब तक शक्ति के प्रमुख स्रोतों पर पुरुषों का कब्जा रहा, पुरुषों का वर्चस्व रहा, अतः महिलाएं समाज में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए लगातार संघर्षरत होने के बावजूद पुरुषों के समकक्ष नहीं आ पाई। क्योंकि शक्ति के प्रमुख स्रोत राजनीति, अर्थव्यवस्था और धर्म, इन तीनों पर पुरुषों का वर्चस्व बना रहा। हालांकि आज के विश्व में परिस्थितियां बदल रही हैं, जिसे हम 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों में महिलाओं का 33% आरक्षण और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से संसद और राज्य विधायिका में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। इस प्रकार राजनीतिक शक्ति में वृद्धि के माध्यम से महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है और 73वें 74वें संविधान संशोधन ने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। अतः कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण तभी संभव है जब महिलाओं को शक्ति दी जाएगी। अतः कह सकते हैं कि शांति का मार्ग शक्ति से होकर गुजरता है। पैराग्राफ चेंज, या फिर ये वाला एक आप लिख सकते हैं यहां पर कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके कि तुलसीदास कहते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, अर्थात जब इतिहास लिखा जाता है तो शक्तिशाली और सामर्थ्यवान लोगों को निर्दोष और महान दर्शाया जाता है। ऐसे में अगर अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी है, इतिहास में अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी है, तो उसका एकमात्र मार्ग शक्ति से होकर गुजरता है। पैराग्राफ चेंज करके पश्चिमी साम्राज्यवाद ने औद्योगिक क्रांति का लाभ लिया और विकसित विश्व की संकल्पना दी। उन्होंने स्वयं को विकसित और दुनिया का नायक बनाकर दुनिया के देशों पर
अपना साम्राज्यवाद थोपा। बाद के दौर में विकासशील देशों पर उन्होंने अनेक पाबंदियां लगा दी, चाहे वह कृषि समझौता हो या फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए बाध्यकारी समझौता हो। सब में पाबंदियों का भार विकासशील देशों पर ही अधिक है। इसके पीछे का एकमात्र कारण अंतरराष्ट्रीय वैश्विक संस्थाओं में पश्चिमी देशों के वर्चस्व का होना है। अतः अगर भारत या अन्य देश दुनिया में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उसका मार्ग सख्ती से होकर जाता है, जिसका उदाहरण हम चीन को देख करके समझ सकते हैं। पश्चिम के तमाम पाबंदियों के बावजूद पश्चिमी देश चीन के साथ व्यापार करने के लिए बाध्य हैं और चीन उन पाबंदियों को माखौल बना करके उड़ाता रहता है, मजाक उड़ाता रहता है। अतः सख्ती से ही शांति का मार्ग निकलता है। यह बात भारत और शेष विश्व को भी समझने की जरूरत है। पैराग्राफ चेंज। महाजनो येन गतः सपंथः, अर्थात जिस मार्ग से महान लोगों ने यात्राएं की हैं वही सही मार्ग होता है। अर्थात मनुष्य को अपने अतीत से, अपने इतिहास से प्रेरणा लेकर अपने भविष्य का मार्ग निर्धारित करना चाहिए। भारत के इतिहास में चाहे वह मौर्य साम्राज्य हो, गुप्त साम्राज्य हो या हर्षवर्धन का राज्य हो, भारत विश्व अर्थव्यवस्था का सिरमौर तभी हुआ जब भारत विश्व राजनीति की सबसे सर्वोच्च शक्ति बना। जब पूर्व मध्य काल में भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ और भारत में शक्ति शून्यता स्थापित हो गई तो भारत पर इस्लामिक हमला हुआ और भारत इस्लामिक साम्राज्यवाद के अधीन जीवन जीने के लिए विवश हुआ। अर्थात शक्ति शून्यता पराधीनता का कारण है और शक्ति संपन्नता आर्थिक उन्नति का आधार है। यह भारत का अतीत कहता है, यही चाणक्य नीति भी कहती है। अब पैराग्राफ चेंज। पैराग्राफ चेंज करके और अब हम निष्कर्ष पे आ रहे हैं। प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल में भारत का इतिहास यह बताता है कि शक्ति संपन्नता और आर्थिक साम्राज्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शक्ति में वृद्धि आर्थिक साम्राज्य को बढ़ावा देती है, जबकि शक्ति में कमी अर्थव्यवस्था में पतन का कारण बनती है। शक्ति का पतन ही पराधीनता का कारण होता है। अतः सिर्फ विचारों से जीवन नहीं चलता, बल्कि उन विचारों को लागू करने के लिए शक्ति भी महत्वपूर्ण होती है। इसी संदर्भ में रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे सब जगमग है। इतना लिखने के बाद आप अपने लेखनी को एंड कर देंगे। तो हमने अंततः सिद्ध किया कि शक्ति से ही शांति का मार्ग जाता है। मैंने अपने डायमेंशंस जो मुझे याद आए मैंने वो डायमेंशंस लिखे। आप अपने तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्र में लिख सकते हैं।
या फिर जीवन के चरण में लिख सकते हैं, व्यक्तिगत संदर्भ में, पारिवारिक संबंध में, सामाजिक संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में, महिलाओं के संदर्भ में, शूद्रों के संदर्भ में, दलितों के संदर्भ में, ठीक है, राज्य के संदर्भ में, राष्ट्र के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में। ये डायमेंशंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों ने इस निबंध को देखा। जल्दी ही फिर मिलते हैं एक दूसरे निबंध के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।